हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस चैप्टर वाइज और टेस्ट नंबर आज 6 नंबर होने वाला है 6। आप लोग इसके पहले टेस्ट 5 नहीं देखे हैं चैप्टर वाइज तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को कुछ बातें बताना है। ये जो आप लोग टेस्ट देख रहे हैं इसमें 100% दोस्तों आंसर और क्वेश्चन सही है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग इस सेट को पॉजिटिव माइंड से आप लोग इस सेट को लगाइए। और दोस्तों आप लोग 100% दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग 100 व्यक्ति देखेंगे तो मेरा लाइक 100 मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों लाइक देने का प्रयास करें। तो प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बज्जी और मर्ग। दोस्तों यहाँ पर दो ऐसे महाजनपद है यहाँ पर दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और बाकी दोस्तों 14 वहाँ पर दोस्तों 14 जो है महाजनपद है वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, याद रखिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे वीडियो को। तो प्रश्न होगा यहाँ पर मिलान करें, महाजनपद यहाँ पर राजधानी है। तो आइए इसे मिलान करते हैं बारी बारी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो इसे मिलान कर लेते हैं, इसका आंसर बी। तो पहला है मल्क। तो मल्क दोस्तों ये जो है राजधानी है कुंसीनगर। पंचाल, और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र। उसके बाद अवंती राजधानी दोस्तों उज्जैनी। कंपोज दोस्तों इसका राजधानी हाटक। ये सभी लूसेंट में दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। अस्मक राजधानी पोटली कहिए या पोतन कहिए। इस प्रकार इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सी नगर वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पर दोस्तों एक कोड वर्ड है, व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी, जिसका सही आंसर ऑप्शन है चंपा। अगला प्रश्न है, अंगराज के जीत कर किसने मगध राज में मिला लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिम्बिसार ने अंगराज को जीत लिया था और मगध राज में मिला लिया था। अगला प्रश्न, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इब्न बतूता। और दोस्तों इसका जो पुस्तक है रेहला है और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर दोस्तों सी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी में। और रोशन सौर द्वारा दोस्तों ये जो आंसर है 13वीं शताब्दी बताया गया था। आप लोग 22वीं शताब्दी नहीं लगाइएगा दोस्तों। तो रोशन सर के बुक में दोस्तों 22वीं शताब्दी दिया हुआ है, वो खुद कहे थे, इसलिए दोस्तों कहे थे कि आप लोग उस बुक से दोस्तों काट कर 13वीं शताब्दी कर लीजिएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताइएगा कि ये गलत है वो सही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर क्लियर कर दे हैं, खुद रोशन सर बताए थे। तो 9 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अत्रि कवि। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत का एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर वह कौन सा राजपूत राजा था? तो इसका सही आंसर 10 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी राणा कुंभा दोस्तों राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, राणा कुंभा को। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर कितना यहाँ पर भरना है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पनिकर ने डाकू राज कहा था? तो ये जो है डाकू राज कहा था यहाँ पर बताना है, सन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1765 से 1772 दोस्तों ये जो है सन है, इसके बीच में दोस्तों एम पनिकर द्वारा डाकू राज बताया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रति ब्रिटेन मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों भारत के प्रति ब्रिटेन ने
मुक्त व्यापार की नीति जो है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दोस्तों अपनाई। 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व के कपड़े के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया, उक्त कथन किस इतिहासकार का है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का है दोस्तों, और कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सूर्यास्त कानून बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? दोस्तों यह क्वेश्चन को दोस्तों रोशन सर बार बार सेट में डालते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर एक हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। सूर्यास्त कानून याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। और यहाँ पर दोस्तों महलवारी व्यवस्था, यह जो है महलवारी व्यवस्था दोस्तों हॉल मैकेजी द्वारा यह व्यवस्था लागू किया गया था, और रैयतवारी टॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। आप लोग इसे ज्ञात होंगे इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, रैयतवारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन पे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, और उसके बाद दोस्तों असम, और उसके बाद कुर्ग, ये सभी जगह दोस्तों यहाँ पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रैयतवारी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 में लागू किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में 1858 में लागू किया गया था। यहाँ पर सम्मिलित कीजिए, सभी को बाई बाई से सम्मिलित कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन एक ददनी प्रथा, यह जो है ददनी प्रथा, यह जो है संविदा कृषि से संबंधित है। और दोस्तों किसान जो था दोस्तों, यह जो है ददनी प्रथा जो संबंधित है किसान कृषि संविदा कृषि से है, अर्थात किसान से है। और ददनी प्रथा में यही होता था, किसान को दोस्तों पैसा देकर उसे खेती करवाया जाता था। किसान जो था दोस्तों कर्ज लेता था इस प्रथा के अंतर्गत, और उसके बाद दोस्तों जो किसान जब खेती करता था और खेती करने के बाद जो फसल होता था, तो वह जो है इस ददनी प्रथा के अंतर्गत दोस्तों जो कर्ज दिया था, जो कर्ज देता था किसान को, वह जो है कम मूल्य पर उस जो फसल को खरीद लेता था। यही है ददनी प्रथा। यहाँ पर तीन कठिया प्रथा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन कठिया, बिहार से संबंधित है, आप लोग इसे परिचित होंगे तीन कठिया प्रथा से। और सी में है कैमियोटी प्रथा, यह जो है बिहार और उड़ीसा से संबंधित है। और डी में है दुबला हाली प्रथा, यह जो है सूरत से संबंधित है, सूरत। इस प्रकार इसका आंसर एक। 18 नंबर क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1839 में असम में चाय कंपनी का स्थापना किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं सर बार बार, चाय वाले याद रखिएगा, 1839। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई की व्यवस्था का अग्रदूत। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है? और सत्य कथन कहीं चुनना है, तो यहाँ पर इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कहने का तात्पर्य दोस्तों सभी सही है, इसलिए सभी सही है, इसलिए सर ने इसका आंसर डी दे दी है, इनमें से कोई नहीं। सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में धर्म के निष्कासन सिद्धांत स्वीकार किया था, सही है। और बी में है 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, ये भी सही है। और सी में है धन निकास का विरोध में अमृत बाजार पत्रिका ने विशेष योगदान दिया था, सभी सही है। इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका आंसर डी ही होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी जिसमें निम्न वल के कारण विभ्रंश घाटी है? तो यहाँ पर विभ्रंश घाटी कोड है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, दामोदर नदी। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर तो मिलान हिमानी से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? आइए देखते हैं मिलान हिमानी से।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शारदा। अगला प्रश्न है, पाली ताना बांध है एक जो किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी संतुजी नदी, संतुजी। अगला प्रश्न दोस्तों, बाजार सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है माही नदी पर अवस्थित है। बाजार सागर परियोजना माही नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, औरंग निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है नर्मदा का सहायक नदी है औरंग, जो कि यह नर्मदा का सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ और औनस किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी माही के सहायक नदी है। सोमनाथ और औनस माही की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नैनीताल, राक्ष ताल और ये जो है खूक ताल, ये सभी दोस्तों हिमानी निर्मित झील है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न, संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकटक झील, और लोकटक झील मणिपुर राज्य में अवस्थित है, जो कि यह जो है संघाई हिरन के लिए यह झील जाना जाता है, लोकटक झील। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, तो आइए यहाँ पर मिलान कर लेते हैं बारी बारी से। 30 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर झील है, यहाँ पर राज्य है, तो यहाँ पर पंचपद्र दोस्तों यह जो है राजस्थान से संबंधित है, और चेंबर मक्कम दोस्तों यह जो है तमिलनाडु से संबंधित है, और यहाँ पर पंपा सरोवर दोस्तों यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। उसके बाद अंतिम में है सरेम कोट्टा दोस्तों यह जो है केरल राज्य से संबंधित है। इस प्रकार यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कूट की सहायता से इसका आंसर डी। आप लोग इसे मिला भी सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? वह कौन सा झील है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उस्मान सागर, यह जो है महाराष्ट्र में नहीं है, और उस्मान सागर जो झील है यह तेलंगाना में है। आप लोग याद रखिएगा तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, गीता प्रेस, आप लोग जानते होंगे गीता प्रेस, और यह जो शहर है गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गीता प्रेस के लिए विख्यात एक शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राप्ती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? नदी बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कावेरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो तीस्ता नदी के संदर्भ में आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। तो केवल 2 सही है दोस्तों, इसका आंसर केवल 2 ही सही है, और केवल 2 ही को देखेंगे, सही को ही देखेंगे, गलत को नहीं देखेंगे। तो केवल 2, तीस्ता नदी के संदर्भ में रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। केवल 2 ही कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्न नदियों पर विचार करना है। सभी नदी पर देखते हुए दोस्तों विचार कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन कौन से नदियाँ है? तो यहाँ पर दोस्तों लोहित और सुबनसिरी दोस्तों यह जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। केवल बी सही है, 2 और 3 ही सही है। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 में। तो यहाँ पर क्षमा के प्रकार और संबंधित विवरण दोस्तों, इस क्वेश्चन दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन टपक जाए एग्जाम में। तो आइए मिलाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बता दे रहे हैं पहले, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 5, 1, 2 और 4 सही है। तो आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो पहला है यहाँ पर दोस्तों क्षमादान। तो आइए मिलान करते हैं। तो क्षमादान दोस्तों यह जो है पूर्ण माफ कर देना, क्षमादान इसी को कहते हैं। और दोस्तों बी में है परिहार दोस्तों यह जो है दोषी व्यक्ति के लिए सजा। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे परिहार
दोषी व्यक्ति के लिए सजा की मात्रा को कम करना। और उसके बाद यहाँ पर क्षमा का दोस्तों पूर्ण माफ कर देना। और सी में है लघुकरण। लघुकरण दोस्तों यह जो है सजा की प्राकृतिक में बदलाव करना, इसी को दोस्तों लघुकरण कहते हैं, लघुकरण। और डी में है विराम। तो विराम दोस्तों यह जो है सजा पर रोक लगा दिया जाना, इसी को दोस्तों विराम कहा जाता है। सजा पर कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगा देना, इसी को दोस्तों विराम कहते हैं। प्रविलंबन दोस्तों, प्रविलंबन तो यह जो है कुछ समय के लिए दोस्तों यहाँ पर सजा है, सजा नहीं, सजा को टाल देना, कुछ समय के लिए जो सजा को टाल देना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कूट की सहायता से। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर सी आप लोग बता चुके हैं। इसका आंसर सी, आप लोग मिला भी सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मिलान करने में थोड़ा असुविधा हो जाता है, आप लोग घबराइए नहीं, एडजस्ट कीजिए। प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से उल्लेख है? तो वीटो शक्ति उल्लेख है, इसका आंसर बी अनुच्छेद 111 में। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन में सीधा आते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 201 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? वह कौन सा संविधान संशोधन है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक 24वां संविधान संशोधन के तहत यह विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। 24वां संविधान संशोधन बहुत मस्त क्वेश्चन है, VVM क्वेश्चन है दोस्तों, VVI, आप लोग उस क्वेश्चन को याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है और असत्य का तात्पर्य गलत को ही चुनना है? इसका आंसर भी गलत है। सही को देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे, सही है। लूसेंट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। और केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि 1 बार हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे, ये भी सही है, यह भी लूसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, डी में है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी दोस्तों लूसेंट में उपलब्ध है, सभी सही है। जो गलत था गलत को बता चुके हैं। और किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? किस सदन के सदस्य द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक लोकसभा के सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। लोकसभा के सदस्य के बहुमत, लोकसभा के यहाँ पर सदस्य द्वारा, याद रखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है आज के सेट में। प्रधानमंत्रियों में से उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है, तो बहुत ये भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यह भी टपक जाता है, तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और यह कूट जो है थोड़ा सा मिस्टेक था, तो सर ने इसे कूट को सही किए हैं, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही सही है। तो चौधरी चरण सिंह, तो यहाँ पर 1979 से 1980, HD देवगौड़ा, तो यह 1996 से 1997। इंद्र कुमार गुजराल, तो यह जो है 1997 से 1998। चंद्रशेखर 1990 से 1991। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990। इस प्रकार इसका आंसर 1। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्ति हुए थे? तो 1 से अधिक बार, यहाँ पर एक कोड वर्ड है, 1 से अधिक बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुजरलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुजरलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे लंबा कार्यकाल सभी को मिलान करना है। बाइबल से आप लोग देख रहे हैं, तो आइए इसे मिलान करते हैं सूची 1 सूची 2 में। तो यहाँ पर दोस्तों मिलान कर लेते हैं। पहला है सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा। और जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल 1947 से 1964 तक, याद रखिएगा, 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो यह जो है मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री, यह जो है दोस्तों चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव। और डी में है दोस्तों पद ग्रहण करने समय विधान सभा का सदस्य, तो यह जो है पद ग्रहण करते समय विधान सभा का सदस्य HD देवगौड़ा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूट की सहायता से। नीचे देखते हैं कूट की सहायता से 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों सी, यहाँ पर इसका सी 3, 1, 2, 5 और 4 आप लोग मिला भी सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को ही चुनना है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सही है। और प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी लूसेंट में दिया हुआ है। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ये भी है लूसेंट में। इस प्रकार ABC सही, डी जो है गलत। 46 नंबर क्वेश्चन, वीर बाल दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर। अगला प्रश्न, द ओडिसिटी ऑफ होप के लेखक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी बराक ओबामा। और 7 के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1969 से दिया जा रहा है। और नोबेल पुरस्कार का स्थापना 1901 में हुआ था, आप लोग जानते होंगे, और दिया जा रहा है 1969 से। 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका सही आंसर ऑप्शन बी आनंद में है, और आनंद गुजरात में अवस्थित है। थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय, इसका सही आंसर ऑप्शन सी शिमला में है, थल सेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 1 मनीला में नहीं है, टोक्यो में है, फ्रैंकफर्ट में है, और वाशिंगटन में है, ये सभी जगह है, मनीला में नहीं है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में गेंद का वजन कितना होता है, इसका आंसर बी 350 से 550 ग्राम होता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट नहीं आता दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी प्रिंटर दोस्तों, यह जो है आउटपुट है। और स्कैनर, पंच कार्ड, माउस, ये सभी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। अगला प्रश्न, व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंटेल सेट, जो कि यह व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह है, इंटेल सेट। निम्न में से किसका संबंध सितारा वादक से संबंधित नहीं है, सितार वादक से संबंधित नहीं है, इसका आंसर डी विश्वजीत राय चौधरी, तो यह जो है सितार वादक से संबंधित नहीं है। निखिल बरन जी संबंधित है सितार से वादक, उमा शंकर भी संबंधित है सितार वादक से, पंडित रवि शंकर ये भी सितार वादक से संबंधित है।